नमस्कार साथियों, आप सब लोगों को ध्यान होगा कि 2014 में सरकार बनने से पहले मोदी जी बोलते थे कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। उसके बाद जनता ने उन पर विश्वास किया कि मोदी जी आएंगे और लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे, इस देश का विकास होगा, देश की उन्नति होगी, जनता का भला होगा। लेकिन जहाँ भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो वह तो खिला तो रहे हैं, खाने का पता नहीं कुछ खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, लेकिन विधायकों को और सांसदों को खिलाकर वह जो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी हुई है उनको गिराने का काम कर रहे हैं और वहाँ पर भी सरकारें बना रहे हैं। तो यह खरीद फरोख्त जो हो रही है यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, ये लोकतंत्र पर धब्बा है। क्योंकि जो सरकार चुनी हुई है, जब 5 साल के लिए सरकार चुनी है तो उसको 5 साल तक सरकार को चलने दें। भले केंद्र सरकार का तो यह रवैया होना चाहिए कि जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको सहयोग करें, न कि उनको तोड़फोड़ करके उनमें खरीद फरोख्त कर कर अपनी सरकार बनाए। मैं इस बात को इस वजह से बोल रहा हूँ कि जो भ्रष्टाचार को कम करने की बात कर रहे थे, तो मोदी राज में भ्रष्टाचार भी 67% बढ़ा है, रिश्वतखोरी बढ़ी है, अफसरशाही जो है पूरी चरम सीमा पर है। कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है, ना वो सुनता है। आप भ्रष्टाचार की कोई भी शिकायतें कर लो, कोई आपकी बात को नहीं सुनेगा। तो मैं ये कह रहा था कि जो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी हुई है उस सरकार को किसी को भी तोड़कर खरीद कर अपनी सरकार बनाने का कोई अधिकार उसमें नहीं है। क्योंकि पार्टियों में तो मतभेद होता ही है, बहुत गुट बहुत होते हैं, कई गुट होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी कई गुट हैं और वह गुट राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। तो मोदी साहब को सोचना चाहिए कि आप जो खेल खेल रहे हैं वह न देश के भला कर सकता है और ना ही देश की जनता का भला कर सकता है। क्योंकि जब इस तरह सरकार आप करेंगे, उनको तोड़ने का काम आप उनको करेंगे और सरकारें बनाएंगे, तो जिन लोगों को आप पैसे के बलबूते पर खरीद रहे हैं तो वह कोई काम जनता का नहीं करेंगे। तो इस लोकतंत्र को बचाने के लिए यही होना चाहिए कि जो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी हुई है उसको 5 साल तक चलने दें। यही हमारा संविधान भी कहता है और लोकतंत्र भी कहता है। क्योंकि जो भारत का लोकतंत्र है वह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र यहाँ पर माना जाता है। यहाँ सबको बोलने का अधिकार है, काम का अधिकार है, पूरे देश में कहीं भी रह सकता है, उसको अधिकार दिए गए हैं। लेकिन आप जिस तरह की राजनीति 2014 के बाद कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था कि आप ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। इसी मुद्दे पर आपको लोगों ने चुनकर भेजा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ये अच्छे दिन नहीं है। अच्छे दिन अगर होते आप सरकार गिराने का काम नहीं करते। सरकार भी गिरती हैं, उनके आपस में मनमुटाव होते हैं, पार्टियों में अपने गुट होते हैं, लेकिन यह नहीं है कि आप उनको खरीदने का काम करेंगे और आप सरकार गिराने का काम करेंगे, तो यह गलत है। क्योंकि सरकार गिराने का काम तो कांग्रेस ने भी किया है, वह भी दूध की धुली हुई नहीं है कांग्रेस भी, लेकिन उसका तरीका एक अलग था। वह पैसे के बलबूते पर विधायकों को खरीदकर अपनी सरकार नहीं बनाती थी। वह जो हमारा संविधान में अनुच्छेद 356 है, वह उसका दुरुपयोग करके जो विपक्षी सरकार होती थी उनको बर्खास्त करने का काम करती थी और राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया जाता था। लेकिन आपकी सरकार जिस काम वो कर रही है वह लोकतंत्र के बिल्कुल विपरीत है वो। क्योंकि जिस जनता ने विधायक को चुना है उसको यह नहीं था कि आप बिकेंगे और आप दूसरी पार्टी में जाएंगे। अगर कोई पार्टी आपस में मतभेद है उनका, कार्यकर्ताओं का या विधायकों का, तो उसमें आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्योंकि
यह जो गेम आपने किया था और ऑडियो भी सामने आ रहे हैं, तो ये साफ था कि यह खेल आपने किया है। जैसे मध्य प्रदेश में आपने क्या, कोरोना था, आपके लिए कोरोना कुछ नहीं है, आपकी सरकार जो मर्जी करें, आपके लीडर जो मर्जी करें, कोई भी अपराधी आपके पास यहाँ पर आ जाए, उसको माफ़ी है, उसके आप केस वापस करते हैं। जो विपक्ष के लोग हैं उनके खिलाफ में आप केस दर्ज कर वो जेल भेजने का काम करते हैं। जो कोई आपसे सवाल पूछता है उसको आप जेल में भेजने का काम करते हैं। तो आपने वही खेल मध्य प्रदेश में किया, वही खेल आपने गोवा में किया, वही खेल आपने कर्नाटक में किया, वही मेघालय में किया, नागालैंड में किया। तो इस तरीके के जो लोकतांत्रिक जो तरीके से जो जनता चुनती है, आप उनको खरीदने का काम करते हैं। आप उग्रवादियों की जो पार्टी मानी जाती है पीडीपी, वह अफजल गुरु को शहीद बोलती है, और आप जब अफजल गुरु को देशद्रोही बोलते थे, लेकिन जिस अफजल गुरु को वह शहीद बोलती थी पीडीपी, जो महबूबा मुफ्ती, और उसी के साथ में आपने फिर सरकार बनाने का काम किया। तो अब देशद्रोही कौन है? अफजल गुरु देशद्रोही है, या पीडीपी देशद्रोही है, या फिर आपकी जो सरकार बनी थी वह देशद्रोही है? तो राष्ट्रभक्ति का सबक आप किसी को ना सिखाएं। सब इस देश में सब लोग राष्ट्रभक्त हैं। तो आप जो नफरत की राजनीति भी ना करें और लोकतंत्र को बचाने का काम करें। तो लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें चुनी गई हैं, आप उनको चलने दें। और 5 को आपको सब्र करना चाहिए। पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर थी, उसके बाद में वहाँ पर कांग्रेस की आ गई है। तो आपको 5 साल तक आपको इंतजार करना चाहिए। तो आपकी उपलब्धियाँ हैं, उसके उपलब्धियों के बलबूते पर आपको फिर दोबारा सरकार बनाए। लेकिन यह खेल जो चल रहा है, ये कांग्रेस ने भी किया। अब जो दूसरा एक नया खेल चालू हुआ है कि जो विरोधी लोग हैं उनको जेल में भेजने का काम करें। ये 2014 के बाद में ज़्यादा हुआ है, उससे पहले कम था। क्योंकि अगर 2014 से पहले होता तो विपक्ष के सारे लोग जेल में होते। अटल बिहारी वाजपेयी भी जेल में होते, वीपी सिंह जेल में होते, इंदिरा गांधी दोबारा जेल में जाती, जितने विपक्ष के लोग सारे जेल में जाते। लेकिन किसी सरकार ने किसी को जेल में भेजने का काम नहीं किया है। उन्होंने अपने इंतजार किया है, अपने आंदोलन चलाए हैं। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि इमरजेंसी के अंदर इंदिरा गांधी ने अपने विरोधियों को जेल में भेजने का काम किया। उसके बाद में 1977 में उसका सूपड़ा साफ हो गया। लेकिन 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उन्होंने भी वही गलती दोहराई कि उन्होंने भी इंदिरा गांधी को जेल में भेजने का काम किया। और उसके बाद 1980 में और आपातकाल के बलबूते पर ही और जेल जाने के खिलाफ ही वो जनता के बीच में आई और जनता ने उसको चुनकर भेजा। तो ऐसी गलती ना करो। आपके जो दिल्ली दंगे थे, आप दिल्ली दंगों में कह रहे देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और सबसे बड़ा जो यहाँ पे दंगे कराने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो कपिल मिश्रा का था। आप उसको क्लीन चिट दे रहे हो। तो ये दोहरी नीति ना चलो कि विरोधियों को आप जेल में भेजने का काम करें और अपने लोगों के आप मुकदमे भी वापस करें और उनको क्लीन चिट दें। अभी जब सरकार बनी है तो आपने इनकम टैक्स के छापे नहीं लगवाए कमलनाथ के रिश्तेदारों के यहाँ पर। अब जो अफरा तफरी का में जो राजनीतिक संकट आया उसमें आपने उनको कभी ईडी का, आपका जो ईडी है डिपार्टमेंट वो पहुंच जाता है, कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंचता है, कभी सीबीआई पहुंचता है। तो ये अभी क्यों पहुंचते हैं? इनको पहले पहुंचना चाहिए। तो जो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाना चाहते हैं, हम उनको सरकार को चलाने में उनको मदद करनी चाहिए। आपने पश्चिम बंगाल में आपने सरकार गिराने की कोशिश की। आपने बोला कि वहाँ 40 विधायक हमारे पास हैं। उस समय भी मैंने बोला 40 विधायक आपके पास नहीं, सिर्फ 4 विधायक आपके पास हैं। और आप वहाँ भी सरकार गिराना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे आपकी बात नहीं बनी। कमलनाथ इस सरकार को आप गिराना चाहते थे, लेकिन इस खेल में अमित शाह जी बिल्कुल अलग रहे। ऊर्जा कमान नड्डा साहब ने संभाली
अगर नड्डा साहब इसमें कामयाब हुए तो राजेश पायलट के जो सुपुत्र है, जो कांग्रेस के पैदाइशी जो सुपुत्र रहे हैं, कांग्रेस की देन है वो भी। क्योंकि मैं तो राजेश पायलट को भी जानता था, और एक बार राजेश पायलट जो 1984-83 में बड़ौत जा रहे थे तो वो मेरे घर पर मिल के गए थे। मेरे को इतना प्यार करते थे वो अपने कार्यकर्ता से भी, जानकार लोगों से भी। तो ये उस समय तो ये 5-1 साल का ही होगा ये सचिन पायलट। अगर सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ में, जैसा कि आपने व्यूह रचना रची आपकी पार्टी ने, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाते या अपनी पार्टी बनाकर आप उनको समर्थन देने का काम करते, तो जो आपके नेता है वसुंधरा राजे सिंधिया जी, वह मुझे उम्मीद है कि वो उसकी सरकार को, कमलनाथ जी की को गिरने नहीं देती, और वह अपने 40-45 विधायकों के साथ में वो उनको सपोर्ट करती। क्योंकि सचिन पायलट और वसुंधरा राजे सिंधिया का 36 का आंकड़ा है। वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती कि भारतीय जनता पार्टी सचिन पायलट को समर्थन दे या सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। तो जो घटनाक्रम चला है उसमें आपको भी फायदा ही हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इसमें दौड़-फाड़ हो जानी थी अगर आप इसको शामिल करते सचिन पायलट को, या पार्टी बनवाकर उनको समर्थन देते मुख्यमंत्री बनाने के लिए। उनके पास 30 विधायक थे, उत्साह में आकर 30 विधायक मेरे पास हैं, लेकिन थे उनके पास 15, वो 15 भी अब चले जाएंगे। तो मेरा तो सिर्फ ये कहना है, देश की जनता से भी ये कहना है कि देश की जनता को भी समझना चाहिए, आज जो मीडिया जिस काम को कर रहा है वो एक तरफा है, वो किसी की सुनता नहीं है। वो जो खबरें हैं वो खबरें देने का काम नहीं करते हैं। इस समय पार्टी प्रवक्ताओं का काम कर रहे हैं। अगर आपको डिबेट में बुलाएंगे तो आपकी बात को सुनने को तैयार नहीं है वो। अगर आप सरकार के पक्ष में बोलेंगे तो आपकी बात को सुनेंगे, या सरकार का कोई प्रवक्ता वहाँ पे आता है उसकी बात को सुनते रहते हैं, अगर दूसरा को बोलता है तो उसको बोलने नहीं देते हैं। ये अमिताभ बच्चन ने नाश्ता किया, यह खबर उनके लिए बनी है। अमिताभ बच्चन रात को अच्छी नींद में सोए हैं, ये उनके लिए खबर है। लेकिन हमारे लिए खबरें नहीं है। हमारे लिए खबरें यह है कि जो गरीब लोग हैं जिन पर अत्याचार होते हैं उन खबरों को आप नहीं दिखाते, हम उनकी बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। अब मेरा सबसे बाद में यही कहना है कि यह देश की जनता समझे कि इस देश में क्या हो रहा है। आपको अपने बच्चों को भी नैतिक शिक्षा देनी है, सामाजिक शिक्षा देनी है, और राजनीतिक शिक्षा आपको देनी है। क्योंकि ये शिक्षा उनको नहीं मिल रही है और हम लोग शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, या हमारे जो नौजवान हैं, जो नए वोटर आते हैं, वोट देने वाले हैं, वह गुमराह हो जाते हैं और बहकावे में आ जाते हैं। क्योंकि वो उनको न तो नैतिक शिक्षा है, न राजनीतिक शिक्षा है, न सामाजिक शिक्षा है, और वो किसी के बहकावे में भी आकर वो अपना समर्थन दे देते हैं। उनके सोचने का ऐसा क्या नाम है वास किया जाता है उनको कि उनके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। अब भक्त लोग हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। तो आप सब लोगों से मेरा तो यही अनुरोध है कि आप सच को सच कहें, झूठ का झूठ कहें, और जो छल कपट की राजनीति करता है उसको कभी भी सपोर्ट ना करें। मोदी जी अगर खरीद फरोख्त ना करें और ईमानदार से सरकारें चलने दें तो हम भी उनको सपोर्ट करेंगे, सपोर्टर हैं हम भी। लेकिन आप जो बोलते कुछ है करते कुछ है, तो यह रवैया सही नहीं है। आप एक सफल राजनीति करो। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी वाली जो पार्टी है उस पार्टी को उसको बना कर रखो। अभी कल मैंने देखा एक जगह डिबेट चल रही थी उदित राज के साथ, तो उदित राज को उनके प्रवक्ता बोल रहे थे कि आपका कोई कार्यकर्ता नहीं था, आपको हमारे चुनाव में टिकट दिया गया है और आपने जो कार्यकर्ता थे उनका हक मारा गया है। तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि उदित राज पर तो उन लोगों ने सवाल किया है, लेकिन पूर्वी दिल्ली से जो गौतम गंभीर सांसद है, क्या उसने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का हक नहीं मारा? मनोज तिवारी का यहाँ पे उत्तरी पूर्वी दिल्ली से क्या लेना देना है?
आप ये बताइए, घर उसका यहाँ पे नहीं है, रहने वाले यहाँ के नहीं है, राजनीति को यहाँ पे नहीं की है। वो मनोज तिवारी को आपने टिकट दिया, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, प्रदेश के अध्यक्ष बनाकर आपने क्या अपने कार्यकर्ताओं का हक नहीं मारा? मनोज तिवारी को यहाँ टिकट देकर उत्तर पूर्वी दिल्ली सांसद बनाया, तो आपने भारतीय जनता पार्टी के अपने जो पदाधिकारी कार्यकर्ता आपके लिए काम कर रहे हैं 40-40 साल से, आपने उनका हक नहीं मारा? हंसराज हंस को आपने टिकट दिया तो वह गलत था, टिकट भी आपको टिकट नहीं देना चाहिए था, तो वह भी हक मारा गया है। तो मेरा तो ये कहना है कि आप सब लोग जितने भी हैं समझें और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकारों को ना गिरने दें, उसका विरोध करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोग तो लोकतांत्रिक तरीके से देश चल रहा है, जो संविधान के तहत देश चल रहा है, ये उसको चल रहे संविधान का सम्मान करें। यही हमारे देश के हित में है और जनता के हित में ये रहेगा। इसलिए इस लोकतंत्र को हमको बना कर रखना है। जो छवि विश्व में हमारी बनी हुई है उसको बना कर रखना है, और छवि को हम तभी बना सकते हैं जब हम एक होंगे और सही दिशा में इस देश को लेकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।